नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा सुगम पर विनियमों का मसौदा जारी किया। भारत पूर्ण सदस्यता के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ वार्ता आरंभ करेगा। परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग पर पायलट परियोजनाओं के लिए योजना संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। शोधकर्ताओं ने जॉइंट यूरोपीय टॉरस का उपयोग करके परमाणु संलयन से और अधिक विद्युत का उत्पादन किया। तराई आर्क लैंडस्केप को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के रूप में मान्यता दी गई। एक संसदीय स्थायी समिति ने मात्स्यिकी क्षेत्र की रोजगार सृजन और राजस्व अर्जित करने की क्षमता शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा सुगम पर विनियमों का मसौदा जारी किया। बीमा सुगम इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये खुले मानकों पर आधारित है तथा एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। यह बीमा क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान भी है। इन हितधारकों में ग्राहक, बीमाकर्ता, मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती शामिल है। खबर में सबसे पहले बात करते हैं IRDAI के बारे में। ये IRDA अधिनियम 1999 के तहत गठित एक वैधानिक संस्था है। इसका लक्ष्य भारत में बीमा क्षेत्र का समग्र पर्यवेक्षण करना एवं इसका विकास सुनिश्चित करना है और इसका मुख्य उद्देश्य है पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग के तेज और व्यवस्थित विकास में मदद करना, वास्तविक बीमा दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना आदि। अब बात करते हैं बीमा सुगम के लिए विनियामक फ्रेमवर्क के बारे में। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में गठित किया जाएगा। कंपनी की शेयरधारिता जीवन बीमा, साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा करने वाली संस्थाओं के पास होगी। इसमें किसी एक शेयरधारक का प्रभुत्व न हो, इसे रोकने के लिए उस शेयरधारक के पास अधिक शेयरधारिता नहीं होगी। सेवाओं के लिए सहमति आधारित फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। बीमा सुगम की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा और IRDAI इस कंपनी के बोर्ड में 2 सदस्यों को मनोनीत भी करेगा। आखिर में बीमा सुगम के महत्व के बारे में बात करते हैं। ये बीमा कंपनियों के रियल टाइम आधार पर अलग अलग टच पॉइंट से मान्य और प्रमाणिक डेटा आसानी से प्राप्त करने में मदद करेगी। ये बीमा उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच व वहनीयता को बढ़ाकर बीमा पहुंच या पैठ एवं बीमा घनत्व बढ़ाने में मदद करेगी। बीमा पहुंच या पैठ से आश्रय सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत से है। बीमा घनत्व बीमा प्रीमियम और जनसंख्या के बीच का अनुपात है। यह प्रति व्यक्ति प्रीमियम को दर्शाता है। इसे डॉलर में दिखाया जाता है। संपूर्ण बीमा सप्लाई चेन में पारदर्शिता, दक्षता और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर के बारे में। भारत पूर्ण सदस्यता के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ वार्ता आरंभ करेगा। हाल ही में IEA की 2024 मंत्री स्तरीय बैठक और 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम आयोजित हुए थे। इस दौरान एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर पूर्ण सदस्यता के लिए IEA के साथ वार्ता की घोषणा की गई है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। इसका मुख्यालय पेरिस में है और 1973 और 74 के तेल संकट को देखते हुए 1974 में इसे स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य व्यापक तेल आपूर्ति व्यवधानों के समाधान के लिए अपने सदस्य देशों की मदद करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 31 पूर्ण सदस्य और 8 एसोसिएट सदस्य हैं और इसका कार्य व्यापक ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट और वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत 2017 में IEA में एक एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। भारत ने इसकी पूर्ण सदस्यता के लिए 2023 में एक औपचारिक अनुरोध भी भेजा था।
2021 में भारत ने IEA के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और संधारणीयता में सहयोग को मजबूत करना है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और IEA की सदस्यता के लिए तय किए गए मानदंडों पर चर्चा करते हैं। सदस्यता के लिए इच्छुक देश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य होना चाहिए। क्रूड ऑयल और उत्पाद भंडार पिछले वर्ष के निवल आयात के 90 दिनों की जरूरत के बराबर होना चाहिए। ऐसे में भारत के पास अपनी जरूरत का 9.5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार है। यदि इसमें रिफाइनरियों और डिपो में रखे भंडारण को जोड़ लिया जाए तो ये अवधि 66 दिन की जरूरत के बराबर हो जाती है। भारत को अपनी तेल खपत को 10% तक कम करने के लिए एक मांग नियंत्रण कार्यक्रम चलाना होगा। भारत द्वारा IEA के समक्ष यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी तेल कंपनियां कानून और मानकों का पालन करती हैं। ऐसी कंपनियों को मांगे जाने पर सूचनाएं उपलब्ध करानी होंगी। IEA का गवर्निंग बोर्ड किसी देश की सदस्यता पर अंतिम फैसला लेता है। खबर के आखिर में समझते हैं कि भारत के लिए IEA की सदस्यता का क्या महत्व है। वैश्विक ऊर्जा और जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने में भारत के रणनीतिक महत्व को मान्यता मिलेगी। इससे ऊर्जा सुरक्षा की अवधारणा को बल मिलेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश भी है। चलिए अब रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर का। परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग पर पायलट परियोजनाओं के लिए योजना संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। ये दिशा निर्देश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जारी किया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को साल 2023 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन की मांग सृजित करना तथा इसका उत्पादन, उपयोग और निर्यात बढ़ाने में मदद करना है। इसके उपघटक हैं स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम और ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। चलिए अब इसके मुख्य दिशा निर्देशों पर भी एक नजर डालते हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा। ये योजना साल 2025 से 26 तक कार्यान्वित की जाएगी। इसके लिए कुल बजटीय परिव्यय 496 करोड़ रुपए है। चलिए अब इस योजना के मुख्य उद्देश्यों को भी समझ लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाले वाहनों की तकनीकी व्यवहार्यता और उनके प्रदर्शन को मान्य करना, इनके आर्थिक रूप से फायदेमंद होने की क्षमता का आकलन करना, बसों, ट्रकों और 4 पहिया वाहनों में ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने का समर्थन करना। अब यहाँ पर सवाल आता है कि परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है? ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कुल कार्बन उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 18% है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही भारत के पंचामृत संकल्प को पूरा करने में सहायक होगा। पंचामृत संकल्प के तहत भारत 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करेगा। साथ ही साल 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेगा। अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। साल 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी 45% से नीचे लाएगा तथा साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करेगा। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने में कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं, चलिए उस पर भी चर्चा करते हैं। भारत में हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र, ईंधन भरने वाले स्टेशन, भंडारण सुविधाओं जैसी स्वच्छ हाइड्रोजन वैल्यू चेन का अभाव है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए वाहनों की रेट्रोफिटिंग करनी होगी। इस क्षेत्र में अधिक अनुसंधान एवं विकास नहीं हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विनियमों का अभाव है। आखिर में परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लिए शुरू की गई अन्य पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना शुरू की गई है। भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं।
नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने 2021 में फोरम फॉर डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया था। इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत जीवाश्म ईंधन में जैव ईंधन सम्मिश्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करना है। चलिए अब रुख करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की ओर। शोधकर्ताओं ने जॉइंट यूरोपीय टॉरस (JET) का उपयोग करके परमाणु संलयन से और अधिक विद्युत का उत्पादन किया। JET एक विशाल टोकामक है जो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ये ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के साथ नियंत्रित संलयन ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला उपकरण है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टोकामक एक मशीन होती है जो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज्मा को सीमित करती है। इस प्लाज्मा को डोनट के आकार के टोरस में सीमित किया जाता है। अब परमाणु संलयन के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, साथ ही एक भारी नाभिक भी बनाते हैं। परमाणु संलयन से होने वाले लाभ कौन से हैं? चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। इसमें कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है क्योंकि एकमात्र उप उत्पाद हीलियम की इसमें थोड़ी सी मात्रा है। ड्यूटेरियम जैसे प्रचुर ईंधन को जल से निष्कर्षित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये एक विश्वसनीय ऊर्जा का स्रोत भी है क्योंकि इससे लंबे समय तक ऊर्जा का उत्पादन जारी रखा जा सकता है। इस ओर आने वाली चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अनुसार ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को फ्यूज बनाने के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन का विकिरण कंटेनमेंट संरचना में कई सेंटीमीटर तक गति कर सकता है। इस क्षेत्र में भारत द्वारा कुछ पहलें भी शुरू की गई हैं। भारत 2005 में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक रिएक्टर बनाने का प्रयास करने वाली एक वैश्विक पहल है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह भारतीय संलयन कार्यक्रम का नेतृत्व भी करता है। चलिए अब परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। प्रक्रिया के तौर पर अगर देखा जाए तो परमाणु संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वहीं परमाणु विखंडन में एक भारी व अस्थिर नाभिक दो हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है। अगर सुरक्षा के लहजे से देखा जाए तो जहां परमाणु संलयन पर ईंधन की अल्प मात्रा इस्तेमाल होने से आपदा की संभावना कम होती है, वहीं परमाणु विखंडन में बड़े पैमाने पर परमाणु दुर्घटनाएं संभव है। फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना इसका ही एक उदाहरण है। आखिर में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परमाणु संलयन की ऊर्जा दक्षता काफी अधिक है और परमाणु विखंडन की ऊर्जा दक्षता काफी कम है। अब रुख करते हैं पांचवी मुख्य खबर की ओर। तराई आर्क लैंडस्केप को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के रूप में मान्यता दी गई। तराई आर्क लैंडस्केप के साथ 6 अन्य पहलों को भी मान्यता दी गई है। मान्यता प्राप्त पहले संयुक्त राष्ट्र की ओर से तकनीकी व वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 में नमामि गंगे पहल को भी इसके अंतर्गत मान्यता दी गई थी। सबसे पहले समझते हैं तराई आर्क लैंडस्केप के बारे में। ये एक ट्रांस बाउंड्री बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ट्रांस बाउंड्री बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्गीकरण को विश्व वन्य जीव कोष ने 2001 में लॉन्च किया था। तराई आर्क लैंडस्केप बाघों, गेंडों, हाथियों आदि के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास है। इसका लक्ष्य तराई और चुरिया पहाड़ियों के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है। इसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क जैसे कई संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। तराई आर्क लैंडस्केप पूर्व में बागमती नदी से पश्चिम में यमुना नदी तक 900 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, ये 5.10 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है और 7 मिलियन से अधिक लोग इस पर निर्भर है। इसके तहत अन्य 6 रेस्टोरेशन फ्लैगशिप पहलों को भी मान्यता प्राप्त है। इन पहलों का नाम है भूमध्य सागरीय वनों का रेस्टोरेशन पहल, लिविंग इंडस पहल, एक्सियन एंडीना पहल, श्रीलंका मैनग्रोव रीजनरेशन पहल, रीग्रीनिंग अफ्रीका पहल और फॉरेस्ट गार्डन प्रोग्राम।
खबर के आखिर में वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम को साल 2022 में शुरू किया गया था। ये पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के तहत मान्यता प्राप्त है। इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा अन्य भागीदार संगठन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक महाद्वीप और महासागर में पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण को रोकना, नियंत्रित करना और पूर्व की स्थिति बहाल करना है। इसके चयन संबंधी मानदंड की बात करें तो ये भौगोलिक और सफलता की संभावना के मानदंड के आधार पर तय किए जाते हैं और साथ ही फ्रेमवर्क फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन मॉनिटरिंग के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। अब रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। एक संसदीय स्थायी समिति ने मात्स्यिकी क्षेत्र की रोजगार सृजन और राजस्व अर्जित करने की क्षमता शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। सबसे पहले बात करते हैं भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र की स्थिति के बारे में। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। वहीं जलीय कृषि मत्स्यन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और चीन प्रथम स्थान पर है। कुल मात्स्यिकी में ताजे जल और समुद्री मात्स्यिकी के योगदान का अनुपात लगभग 75:25 है। इसे सनराइज क्षेत्रक भी माना जाता है। सनराइज क्षेत्रक में ऐसे सेक्टर्स शामिल होते हैं जो तेजी से समृद्धि कर रहे हैं, साथ ही इनकी भविष्य में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इससे प्राप्त होने वाले अवसरों की बात करें तो मछली हमारे पोषण और खाद्य सुरक्षा की प्रमुख स्रोत है और साथ ही मछलियां आर्थिक लाभ भी प्रदान करती हैं, जैसे कि निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होना। अब समझते हैं इस ओर सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। इस ओर मूल्य श्रृंखला निम्न स्तरीय है। इसकी वजह से पकड़ी गई लगभग 20 से 25% मछलियां खराब हो जाती हैं। क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाना, मात्स्यिकी की अधिक संभावना वाले बड़े बांधों का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। औषधीय गुणों वाली तथा अधिक पोषक तत्व प्रदान करने वाली मछली प्रजातियों का व्यावसायिक उत्पादन कम है। इस ओर कुछ अन्य चुनौतियां भी मौजूद है, जैसे कि किसी क्षेत्र में अधिक मछलियों का दोहन कर लिया गया है, इससे फिश स्टॉक कम हो गया है। इतना ही नहीं, मछली पकड़ने के लिए बुल ट्रॉलिंग और LED लाइट फिशिंग जैसी हानिकारक तकनीकों का सहारा भी लिया जा रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें कौन सी हैं? आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। अवसंरचना में सुधार करना। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग सेंटर्स की अवसंरचनाओं को मजबूत करना चाहिए। बड़े जलाशयों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए केज कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए अलग अनुसंधान परिषद स्थापित की जानी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड पहल के तहत किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की संभावना भी तलाशनी चाहिए। खबर के आखिर में मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए शुरू की गई योजनाओं और पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नेशनल जेनेटिक इंप्रूवमेंट फैसिलिटी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। जलीय कृषि में रोग के संक्रमण पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय जलीय जीव रोग निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है। मत्स्यन किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया जा रहा है और रिवर रेंचिंग योजना शुरू की गई है। साथ ही आर्टिफिशियल रीफ निर्मित भी की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है मेडागास्कर। इस देश की राजधानी है एंटानानारिवो। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति से भेंट की। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये एक द्वीपीय देश है। ये अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर अवस्थित है। इसकी समुद्री सीमाएं कोमोरोस, फ्रांस, मॉरिशस, मोजाम्बिक और सेशल्स से लगती हैं। और भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसके मध्य में पठार, पूर्व में तटीय पट्टी और पश्चिम में निम्न पठार एवं मैदान अवस्थित है। इस देश की प्रमुख नदी मंगोकी नदी है और उच्चतम बिंदु मेरोमोकोट्रो है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना शुरू की है। कस्कुटा डोडर एक परजीवी लता है। ये चेंगलपट्टू के वनों और वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य की स्थानीय वनस्पति को नुकसान पहुंचा रही है। केरल ने एक संकल्प पारित कर केंद्र से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया है। केरल ने ये कदम मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने और जंगली सुअर को वर्मिन घोषित करने के लिए उठाया है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 500 से अधिक अस्पतालों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। इन अस्पतालों को FSSAI की ईट राइट इंडिया पहल के तहत प्रमाणित किया गया है। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाने के लिए एक नई विधि विकसित की गई है। इसके जरिए 750 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ग्लास सबस्ट्रेट्स पर सीधे CNTs बनाई जा सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिप्थीरिया के क्लिनिकल प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिप्थीरिया बीमारी कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स के संक्रमण से होती है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत में क्रोनिक किडनी रोग के इलाज के लिए बेरिंगर्स जार्डियंस दवा को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने फिल्म पुरस्कारों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित की गई समिति की सिफारिशों को मान लिया है। इन्हें 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के विनियमों में लागू किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।